हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के आगे बढ़ते हुए टॉपिक पर। इसका नाम है रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन फार्मूला टू रिड्यूस द एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल। तो हम यहाँ बात करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एरर ट्रेपेजॉइडल रूल में कैसे कैलकुलेट किया गया और कैसी बेटर अप्रोक्सीमेशन का हमने एक फॉर्मूला वहाँ पर निकाल के देखा था। और हमने एक बात वहाँ पे पढ़ी थी कि जितने सेगमेंट्स आप बढ़ाते जाओगे उतने ही आपका एरर रिड्यूस होगा, और जितना ही एरर आपका ज़्यादा आता है तो उसका मतलब ये होगा कि आपके जो सेगमेंट्स हैं वो कम हैं। तो हम ये बात वहाँ पर पढ़ चुके थे, तो हम उसी का इस्तेमाल करके रिचार्डसन की टेक्निक को अब जहाँ यहाँ पे पढ़ते हैं कि रिचार्डसन ने ऐसा क्या किया। बात करते हैं। मैंने कहा हमने एक बात की थी कि एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ये बात मैंने आप सब लोगों को पिछले लेक्चर में अच्छी तरीके से समझाई थी विद प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे मैं यह बात करना चाहूँ, दोबारा से समझाता हूँ कि अगर आपका एरर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपके सेगमेंट्स कम होंगे, और आपके सेगमेंट अगर ज़्यादा है तो आपका एरर उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। अब यहाँ पे जरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर मैं साइन हटाता हूँ तो मैंने क्या कहा, इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C/n², क्योंकि आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वहां पर क्रिएट हो जाता है। ये बात आप लोगों को मालूम होगी और मैंने बता भी दी। फिर हम बात करते हैं, अगर आपको एक बात मालूम हो, मैंने कहा एरर को कैसे फाइंड किया जाता है। आप बोलोगे सर ये तो मुझे मालूम था, ये बेसिकली होता है ट्रू वैल्यू में से अगर मैं एवरेज वैल्यू को माइनस कर दूं तो दिस इज अ टेक्निक टू फाइंड द एरर। ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। अगर आपसे यहाँ पे बोला जाए कि ट्रू वैल्यू की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ आपसे एरर एवरेज वैल्यू प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल। अभी यहाँ पे मैंने सिंपल फॉर्मूले की बात करी। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक बात करने वाला हूँ। मैंने कहा सेगमेंट्स को थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं। मैंने कहा मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, मैंने कहा ट्रू वैल्यू के अगर अंदर मैं सेगमेंट्स लेता हूं तो मैंने कहा एवरेज वैल्यू के कोई भी n सेगमेंट्स थे, और मैंने कहा एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर भी ऑब्वियसली क्या होंगे, n सेगमेंट्स होंगे। मैंने यहां तक बात की। अब मैं बोलता हूं ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करूं, मैंने कहा ट्रू वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ n सेगमेंट्स प्लस एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल इज व्हाट, C/n²। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। मैंने कहा C ओवर कितनी, n²। यहाँ पे आ गई बात, यहाँ तक समझना। और इसको मैं कह देता हूँ कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बना ली। अब मैंने कहा इसके थोड़े से और सेगमेंट्स में तोड़ के देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा अगर मैं बोलूं ट्रू वैल्यू के अंदर मैंने एवरेज वैल्यू के 2n सेगमेंट्स लिए, मतलब इवन सेगमेंट्स, मैंने कहा लेके चेक करते हैं। मैंने कहा प्लस, फिर मैंने कहा एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल के भी मैंने क्या ले लिए, 2n सेगमेंट्स यहाँ पर ले लिए। जब मैं 2n सेगमेंट यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो जिस तरीके से बनेगा, मैंने कहा देखो एवरेज वैल्यू ऑफ 2n सेगमेंट्स प्लस एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल की जगह मैं क्या पुट करूंगा, C/n²। अब यहाँ पे देखो 2n² आ चुका है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, C/4n²। यहाँ पे आप बात समझ पा रहे हो, ठीक है। मैंने कहा देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कहा इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और कोई एक रिजल्ट की तरफ हम चलने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा जब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो यहां अगर मैं गौर से देखूं इनके राइट हैंड साइड्स को तो क्या होना चाहिए। मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 तो ऐसे ही रहेगी। मैंने कहा माइनस कर देता हूं 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। मैंने कहा देखो 1 आपके पास ये वाली है। मैंने कहा देखो ट्रू वैल्यू इज जस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ n सेगमेंट्स प्लस C/n²। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, और यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा। तो देखो बेटा कैसे, मैंने कहा देखो ट्रू वैल्यू उसके साथ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ n के साथ बेटा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4। मैंने कहा 4 टाइम्स एवरेज वैल्यू ऑफ 2n सेगमेंट्स प्लस C/n²।
अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दिया जाए तो c ओवर एन स्क्वायर एक ऐसा फैक्टर है जो कैंसिल मोस्ट प्रोबेबली हो रहा है। मैंने कहा चेक करते हैं। मैंने कहा यहाँ भी माइनस लगाता हूँ, यहाँ भी माइनस लगाता हूँ, यहाँ भी माइनस लगाता हूँ। मैंने कहा अभी दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। बाकी क्या बचा वो हम आगे देखते हैं। मैंने कहा देखो अब यहाँ बचा क्या, देखो ट्रू वैल्यू और 4 टाइम्स ट्रू वैल्यू, यहाँ पे क्या बचेगा -3 टाइम्स ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। मैंने कहा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या बचेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एन सेगमेंट्स, ऑब्वियसली सी बात है, एवरेज वैल्यू ऑफ एन सेगमेंट्स और माइनस आगे क्या बचेगा -4 टाइम्स ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ 2n सेगमेंट्स। मैंने कहा देखो क्या बचा 4 टाइम्स ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ 2n सेगमेंट्स। हमारे पास ये कोई एक छोटी सी कंडीशन बच रही है। मैंने कहा फिर हम आगे देखते हैं। मैंने कहा कुछ ऐसा कर दूं, मैंने कहा मैंने कहा ट्रू वैल्यू के अंदर मैं 3 टाइम्स लगा देता हूं और मैंने क्या किया यहाँ पे आ गया 4 टाइम्स एवरेज वैल्यू ऑफ 2n सेगमेंट्स माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ n सेगमेंट्स। मैंने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैंने कहा कर दिया। करने के बाद मैंने कहा इस 3 को नीचे लेके आते हैं। मैंने कहा देखो ट्रू वैल्यू इज जस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4/3 एवरेज वैल्यू ऑफ 2n सेगमेंट्स माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ n सेगमेंट्स डिवाइड बाय 3। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम तो बेसिकली सेम ही आ रहा है तो एलसीएम भी ले लेते हैं। मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मैंने कहा देखो आपका एलसीएम 3 आ जाएगा और यहाँ पे देखो 4 टाइम्स ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ 2n सेगमेंट्स है माइनस ये भी सेम आएगा। मैंने कहा एवरेज वैल्यू ऑफ n सेगमेंट्स डिवाइड बाय 3। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे चल के और मॉडिफाई करते हैं ताकि हमें और एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिल सके। अब हमने क्या किया, मैंने कहा देखो ट्रू वैल्यू टू दी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मैंने कहा इस चीज को मैं काम करता हूं, मैंने कहा इसको बोलता हूं 3 ऑफ एवरेज सेगमेंट ऑफ 2n प्लस, ठीक है गौर से देखना, प्लस मैंने कहा इस चीज को एक और दफा तोड़ देता हूं। मैंने कहा एवरेज वैल्यू ऑफ 2n सेगमेंट्स, ठीक है तोड़ दिया। मैंने कहा माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ n सेगमेंट्स। मैंने कहा कोई गलत बात की मैंने, बोलोगे सर नहीं की। अब देखो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसको अलग करो, इसको अलग करो। मैंने कहा देखो ट्रू वैल्यू इज जस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ 2n सेगमेंट्स प्लस 1/3 टाइम्स average value of 2n segments minus average value of n segments। तो बेटा this is the Richardson extrapolation formula to reduce the error in trapezoidal rule। तो हमारे पास ये बेसिकली एक टेक्निक है जिसका नाम है रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन फॉर्मूला। अब आप इसको जल्दी जल्दी से लिख लो फटाफट से। मैं इसकी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे रिड्यूस करता है ये एरर। चलो स्टूडेंट्स आगे की तरफ बात करते हैं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले फॉर्मूला ड्राइव करवाया जिसका नाम था रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन टेक्निक। ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो आपको गिवन कर रहा है, क्वेश्चन गिवन कर रहा है, कहता है कि x इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। ये कोई आपके पास एक लंबी चौड़ी सी इंटीग्रेशन है और देखने में भी बहुत भयानक लग रही है, ऐसे हम आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ अगर हम बाय पार्ट जानते हो, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगर आप बाय पार्ट जानते हो तो ये आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो क्वेश्चन में आपको मैंने गिवन कर दी है ताकि आपको मैं ये बात समझा सकूं कि इस इंटीग्रल की जो बेटर एस्टिमेशन है वो कैसे हो रही है। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ना भी हो सकता है, तो आपने इसको इन द एलिमेंट्री टेक्निक्स विच इज बाय पार्ट्स निकाल के आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, आपको एक टेबल भी गिवन किया हुआ है। अब मैंने क्या किया हुआ है, ये पूरा जो टेबल है वो ट्रेपेजॉइडल रूल का है क्योंकि रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन ट्रेपेजॉइडल पे काम कर रहा था। मैंने कहा देखो अगर ये मेरे पास गिवन है, मैंने कहा अगर मैं 1 सेगमेंट लेता हूं खाली तो मेरे पास जो एवरेज वैल्यू है वो इस इंटीग्रेशन की ये आती है अकॉर्डिंग टू द ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ द फॉर्मूला, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर ट्रेपेजॉइडल रूल समझा रखा है। नहीं आता तो बेटा देख लो, उसके बाद ही यहाँ पर आना, सब समझ में आएगा। तो मैंने ट्रेपेजॉइडल रूल का इस्तेमाल किया और मैंने कुछ ये वैल्यूज मुझे
क्वेश्चन के अंदर ही गिवन करके दे दी और एग्जैक्ट वैल्यू मुझे बता दी। अब कह रहा है कि रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन को यूज करो और इस इंटीग्रेशन की बेटर एस्टिमेशन आप निकाल कर मुझे बताओ। तो बेटा देखो बड़ा आसान है, मुश्किल कोई नहीं है। अब यहाँ देखना ये होगा क्या। अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा n इज इक्वल्स टू 1, मैंने कहा फॉर, मैंने कहा बात करता हूं n इज इक्वल्स टू 1 की तरफ। किसकी तरफ बात करता हूं? n इज इक्वल्स टू 1 की तरफ। अब मैं 1 का क्या करूंगा, मैंने कहा उठाओ और इस फॉर्मूले में जरा रख के चेक करो। मैंने कहा देखो ट्रू वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं, मैंने कहा एवरेज वैल्यू ऑफ 2 क्या आएगा भाई, 2 1 2 प्लस 1/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ 2 और माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ 1, यही आएगा ना भाई, और को कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने n की जगह क्या रखा है, 1 रखा है। अब यहाँ जरा गौर से देखो, किससे देखो, गौर से देखो। अगर मैं एवरेज वैल्यू ऑफ 2 की बात करूं तो बेटा 2 सेगमेंट कौन सा था, ये वाला, इसको उठा के रखो यहाँ पर। मैंने कहा देखो ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11266 प्लस 1/3, यहाँ भी क्या आएगा 11266 एंड माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ 1 कितनी थी बेटा, 11868 थी। मैंने कहा 11868 आपके पास ये वैल्यू थी। तो आपने रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन के अंदर ये टेक्निक रखी और आपने किन दो वैल्यूज का इस्तेमाल किया, एक 1 और एक 2। यहां पर आपने इन दो वैल्यूज का इस्तेमाल किया। जब आप इसको इस्तेमाल करके कैलकुलेटर के अंदर रखोगे, अगर आपको कैलकुलेटर चलाना आता है, नहीं आता तो बेटा सीखो, इट्स अ वेरी मेन थिंग फॉर न्यूमेरिक एनालिसिस। ठीक है, अब जब मैं इसको यूज करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 11065। क्या आएगी, 11065 आ जाएगी, जो कि मैंने इन दो चीजों को इस्तेमाल करके अपनी वैल्यू को फाइंड किया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 11065, तो मेरी ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब मैं चलो बात करता हूँ एक और सेगमेंट की। मैंने कहा फॉर n इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। जब मैं 2 रखूंगा तो मेरी ट्रू वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी किसके, एवरेज वैल्यू ऑफ 4। बेटा देख सकते हो 2 2 जा 4 प्लस आगे लिखेंगे 1/3 और आगे बेटर एस्टिमेशन के लिए क्या लगाते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ 4 माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ 2 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहां तक? चलें जी फटाफट से आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कहा देखो, मैंने कहा ट्रू वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ 4, विच इज देखो बेटा 11113 रखो यहाँ पर, 11113। मैंने कहा प्लस 1/3, यहाँ आएगा बेटा 11113 और प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ 2 कितनी थी बेटा 11266, इसको यहाँ रख दो। मैंने कहा रिजल्ट आएगा 11266 और ये आपने वैल्यू रखी। जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो इसकी ट्रू वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी बेटा 11062। तो ये आपकी क्या आ गई, ट्रू वैल्यू की अप्रोक्सीमेशन आ गई। और अब यहाँ पर गौर से देख सकते हो, अब हमने किसका इस्तेमाल किया है, इन दो सेगमेंट्स का। अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेटा 11062। अब देखो ये आपने फॉर्मूला जब तक इस्तेमाल करना है जब तक आपकी वैल्यू के आंसर अप्रोक्सीमेटली करीब करीब तक ना आ जाए। और आप देख सकते हो बेटा 11062 देन 11061, यानी कि रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन ने क्या किया, अपने फॉर्मूले को इस्तेमाल किया और उसने बताया कि एरर को रिड्यूस कैसे किया जा रहा है। तो कितना बड़ा बड़ा एरर था, आहिस्ता 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 वो वहां तक पहुंच गया जहां पर एक्स्ट्रा जो मेरी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू थी वहां तक आ गया। जब ये वहां तक आ गया तो मैं अपना काम यहाँ पर रोक दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, एरर आपका इतना करीब नहीं आता, तो आपने n इक्वल टू 3 रखना है, फिर ऐसे जाओगे, फिर जब यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जब कोई ना कोई वैल्यू आएगी, अगर आपका फिर भी एस्टिमेशन नहीं बन रहा है तो बेटा आप ऐसे जाओगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फिर आप ऐसे जाओगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फिर यहां तक तो आपका आंसर बन ही जाना है, तकरीबन अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको छोटा समझाया कि रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है। दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेनिंग। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये चीज आपके सामने कैसे वर्क कर रही है और रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन को मैंने आपके सामने ड्राइव भी करके बताया कि रिचार्डसन ने ऐसा क्या किया जो फॉर्मूले को जनरेट किया। और बेसिकली उसने किसका इस्तेमाल किया, एक छोटे से रिलेशन का, कि जितने भी आप n सेगमेंट्स बढ़ाते जाओगे उतना एरर कम होगा और इतना एरर बढ़ाते जाओगे उतने सेगमेंट्स आपके कम हो जाएंगे। तो ये बात हमने यहाँ पर सीख ली। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बड़े अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। तो और अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन या आई टैब पे जाकर देख सकते हो, वहां से आपको हर एक लेक्चर मिल जाएगा।
और मेरे को यहाँ पर फीडबैक नहीं मिल रहा है। बेटा फीडबैक आप मुझे दें ताकि मैं और नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाकर आपको आगे की तरफ ले जा सकूं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, जैसे कि फर्स्ट ईयर इंटर के एग्जामिनेशन की तैयारी होती है, जस्ट एज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होती है, तो आप भी मेरे लेक्चर्स वहाँ पर, जो नया चैनल मैंने बनाया है इसका नाम है ई-कैट मैथमेटिक्स, वहाँ पे जाके आप हर चीज़ देख सकते हो। मैं वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड करता हूँ, बहुत आसान और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ छोटी छोटी सी वीडियोज़ होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सीख सकते हो। और यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर भी हर चीज़ सीख सकते हो। इसके मैं कैलकुलस की बात करूँ, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो एस.एम. यूसुफ कैलकुलस को पढ़ते हैं, तो एस.एम. यूसुफ कैलकुलस का सॉल्यूशन मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करता जा रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो हर चीज़ मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करता जा रहा हूँ और आपकी सपोर्ट और कमेंट्स की और लाइक की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हुए ऐसे ही साथ चलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बाय बाय।